वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम हमारा मुआशरा की आज की नशिस्त को लेकर आपका मेज़बान मोहम्मद अमजद अली हाजिर खिदमत है। नाज़रीन किराम, कमोबेश हर मंगल की रात आप 9 ता 10 बजे ये प्रोग्राम देखा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 3 एपिसोड हो चुके हैं ऑलरेडी और आज चौथा एपिसोड है और अल्लाह के फजल व करम से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इस प्रोग्राम को। जैसे कि आप जानते हैं नाजरीन कि हमारे इस प्रोग्राम की वजह यह है कि मुस्लिम माशरे में बहुत सारे घर टूट रहे हैं। ये घर टूटने से बच जाएं, ये हमारी दिली ख्वाहिश है। तो नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हमारे साथ 2 मेहमान हुआ करते हैं, एक मजहबी शख्सियत, मजहबी रहनुमा और एक जो है वकील यानी कि एडवोकेट हुआ करते हैं जो कि इंडियन लॉज के तहत आपके मसाइल का हल बताते हैं। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आज हमारे ख़ास मेहमान हैं हरदिल अज़ीज़ और बहुत ही पुरखुलूस शख्सियत, बहुत ही प्यारे अंदाज़ बयान के हामिल जनाब हज़रत सैयद शाह आज़म अली सूफ़ी क़ादरी साहब, सदर कुल हिंद जमीयतुल मशाइख़। मौलाना, आपका स्टूडियो में तहे दिल से इस्तक़बाल। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमारे साथ एक और मेहमान तशरीफ़ रखते हैं जो कि बहुत प्यारा अंदाज़ बयान है और एडवोकेट होने के साथ साथ माशाअल्लाह एक दीनदार शख्सियत है। ये हमारी खुशनसीबी है कि ये हमें मिले हैं। नाज़रीन इकराम, मेरी मुराद है जनाब मोहम्मद फसीउद्दीन साहब एडवोकेट से। एडवोकेट साहब, आपका स्टूडियो में तहे दिल से एक बार इस्तक़बाल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम का मकसद व गायत तो आपने सुन लिया। बहुत सारे लोग हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते होंगे। कुछ लोग ऐसे खुशकिस्मत होते हैं कि एक ही दिन में 2 कॉल लग जाया करती है और कुछ लोगों को कॉल मिलाते मिलाते थकन हो जाती है मगर कॉल नहीं मिलती, क्योंकि रिस्पांस बहुत है। बहुत सारे लोग एट ए टाइम कॉल करना चाहते हैं। तो ये तो एक लिमिटेशन रहेगा हमेशा। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स को शामिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मसाइल के बारे में मशवरा ज़रूर देंगे। अगर हल नहीं तो कम से कम मशवरा तो हम ज़रूर देंगे। तो कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं और मौलाना से मैं पहला सवाल ये करूँगा कि ये जो 498A के तहत झूठे मुकदमात दायर किए जाते हैं, इसके पीछे मेन मकसद क्या है, वजह क्या है? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुनासिब होगा कि 498 के क़ानूनी पस मंज़र से पहले वाक़िफ़ियत हासिल की जाए ताकि उस पर फिर शरई नुक़्ते नज़र से कुछ तबसरा किया जाए। और मैं समझता हूँ कि हमारे मेहमान एडवोकेट साहब इस 498 के बारे में पस मंज़र की वजाहत फरमा सकते हैं। उसके बाद फिर उसको शरई नुक़्ते नज़र से हम उसका जायज़ा लेंगे। सुभान अल्लाह। मौलाना, पिछले एपिसोड में एक कॉल वसूल हुई थी जी, जिसमें जो है एक खातून ने बताया कि जो है उनका कुछ अफेयर था। अच्छा। उसके बाद वो ब्रेकअप हो गया है। अब वो जो है हल तलाश करना चाहती हैं। उन्हें काफ़ी रिश्ते आ रहे हैं पर वो रिश्तों को कबूल नहीं कर पाती।
तो इसके ताल्लुक से आप क्या फरमाना चाहेंगे? अगर आपकी इजाज़त हो तो एक कॉलर मौजूद है, शामिल कर लेते हैं। शामिल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? जी मैं तलफनुमा से बात कर रही हूँ। मेरा नाम राबिया सुल्ताना है। जी जी मेरा गाँव सिकंदराबाद में रहता है। जी जी मेरा नाम राबिया सुल्ताना है। जी मैं कुल 15 महीने हो रहा है शादी करके। देखिए ठीक है। मेरे हस्बैंड के अफेयर से, उनको गर्लफ्रेंड से, 5-6 गर्लफ्रेंड से मैंने रखे हैं। उनके गर्लफ्रेंड को पकड़ा। महीने में 2-3 सिम खरीदते उन्होंने। ठीक है। मैं कई बार उनके सिम पकड़ चुकी हूँ। ठीक उसके है। बाद फिर बाद में मैं पकड़ती हूँ तो वो मेरे को टॉर्चर करते हैं। तो सास ननद ने बहुत टॉर्चर करते, खाने पीने के लिए रुकती रही। सास ननद भी टॉर्चर करते हैं? मैं मेरी शादियों के 15 महीने और 5 ननद है मेरी। ठीक है ठीक है। जी 15 महीने हो रहा शादी होती है। मैं 1-2 महीने बड़ी मुश्किल से वहाँ रह पाई हूँ। शादी के दिन वो लोग मेरे को खाना पीना के लिए, हर चीज के लिए रोक टोक करते हैं। मेरी सास ननद नमाज पढ़ती हूँ तो बोलते ज्यादा तो नहीं कर रही है, वो खाना खींच लेते हमारे साथ। वो अभी मैंने 498 के तहत मुकदमा चलाया है उनके ऊपर। अभी तो बोले कोर्ट से पिटीशन डाल के पहले छोड़ देते बोले। उन्होंने 2-4 बार ऐसे ही बड़े में बात करे तो छोड़ देता हूँ बोले। ठीक है। फिर 3 बार लिख जाके रख लिया। ऐसे ही लिख जाके बड़ों में बात करने के बाद तो पीएस में लग गई, वो ये लग गई बोलते। ऐसे ही बड़ों में बात करे 2 बार ऐसी पीएस में लग गए। फिर मेरा 2 तोले सोना देख लिया। मेरे माँ 5 तोले सोना, 3 तोले सोना ला के रख दी नहीं। ठीक है। भाई से गाड़ी के पैसे मांग दिए। ठीक है। जोड़े की रकम गाड़ी के पैसे और 1,10,000 रुपए नगद दे। इनका सवाल पूछो। ठीक है ठीक है। गाड़ी मैं खरीदा, तुम्हारा नहीं दिया गाड़ी। इनका सवाल। राबिया साहिबा, आपका सवाल क्या है? अब आप क्या मशवरा क्या तलब करना चाहेंगे? मैं जिसके नाम लिखे है, मैं एडवोकेट के जरिए नामा लिखा है। मेरे को जो टॉर्चर दे रहे हैं उनके नाम लिखा है। उन लोगों के नाम काट ले रहे हैं मेरे शोहर पैसे खिला के। ठीक है। में तो इसमें ठीक क्या है। करना चाहिए? ठीक है। और वो अगर कोर्ट के जरिए मेरे को लिख जाके रख लेंगे भी अच्छा। अब लिख जाके रख लेंगे बोल के क्या गारंटी लूँ मैं? अच्छा ठीक है। एक सवाल मेरा, मुझे अच्छा रखेंगे तो। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। क्या आपने अच्छी तरीके से दरियाफ्त किया निकाह का मामला करने से पहले? जी दरियाफ्त करे तो उन लोग अच्छे हैं बोल के बोले सब। उन्होंने रात में देर से आते, शराब पी के 4 बजे 5 बजे आते। तो ये उनके अतराफ वालों को किसी को पता नहीं? उनके अफेयर हैं, शराब पीते हैं, रात को देर से आते हैं, तो उनके दोस्तों को मालूम है। उनके पड़ोसी उन्होंने दूसरे एरिया में थे। जब मेरा रिश्ता जब पक्का हुआ तो दूसरे एरिया में थे। एंगेजमेंट के बाद दूसरे एरिया में आ गए लोग। ठीक है। दूसरे एरिया में आके करेंगे। ठीक है। और क्या ये अफेयर्स का उनके वालिदैन को और बहनों को भी पता है? जी हाँ, सबको पता है। वो मालूम रख के भी मेरे ऊपर टॉर्चर करते हैं। वकील साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? नहीं, उनका जवाब। ठीक है ठीक है दोनों की बोलने वाली। ठीक है। हम लोग नाना में लेके आए, रहती तो रह जाती तो जाओ। ठीक है। सास बोलते अगर मेरे बेटियों का भावों का सुखा करना है तो है, न तो बोरिया भी बस्ता समझ निकाल। अच्छा एक और बात को हर चीज को टॉर्चर करके ठीक है ठीक है। एक और बात, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है राबिया साहिबा? जी मेरे वालदा की फूल की दुकान है। मैं अभी से पढ़ी भी हूँ डिसकंटिन्यू में। और आपके हस्बैंड? वो ये पढ़ती लेती हूँ, मैं अरबी पढ़ा ठीक है। लेती हूँ। और आपके हस्बैंड? आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड का वेल्डिंग का कारखाना है। उनका ठीक है जाती। ठीक है। हाँ, आपके सवाल का जवाब देते हैं। प्रोग्राम देखते रहिए, कॉल करने का शुक्रिया। जी वकील साहब, आप क्या फरमाते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है, ये पिछले वीक भी इनका कॉल आया था जी। और पिछले वीक भी तफसीली इनकी बात हुई। पिछले वीक इनकी वालदा साहिबा बात कर रही थी। इन्होंने ऑलरेडी पहले से ही एक 498 का मुकदमा दायर कर दिया है वकील के ज़रिए से। वो ज़ेर दौरा हैं। इनका 2 सवाल इनके अहम थे जो इनको समझ नहीं आ रहे थे मेरे हिसाब से। जी। पहला तो ये कि भाई इन्होंने 9 आदमियों का नाम लिखा है, 9 मेंबर्स का, और कहती हैं कि पैसे खिला के नाम निकाल दे रहे हैं। तो देखिए, मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, पुलिस का काम क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना है। औरत को हिरासा करना जहेज के लिए, इसके लिए मुकदमा दायर होता है, ना कि औरत अगर
अफेयर में है हस्बैंड, उसका ताल्लुक 498A से नहीं है। जी अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखते हैं तो उसका ताल्लुक बैगमी 494 IPC और दूसरे सेक्शंस लगते हैं। 494 मुस्लिम्स को अप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि मुस्लिम को शरीयत में इजाजत है 4 शादी की। तो इनका ये जो मामला है ये फैमिली लॉज में आएगा, दूसरे लॉज में आएगा, 406 IPC में आएगा जो चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आता है, 420 चीटिंग में आता है। तो पहली बुनियादी डिफिकल्टी ये है कि इनका जो 498 का कहना है, इनको जहेज के लिए कोई हिरासा नहीं किया गया। दूसरी बात, नाम जो निकलवाने की बात हो रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है मैटर, इन्वेस्टिगेट करने के बाद, तहकीकात करने के बाद जो बेकसूर पाए गए हैं उनका नाम निकाल दिया जाता है। अब जितने भी नाम रखे गए उनके खिलाफ महज इल्जाम ही हो और कोई सबूत ना पाया जाए तो उनका नाम आगे नहीं ले जाता है। और दूसरी बात ये, हम ये करेंगे वो करेंगे, शादी से पहले ये लोग भरोसा करके जो है शादी करे हैं। अक्सर क्या होता है कि नहीं निभ रही है या डिफिकल्टी है तो इस्लाम भी इसकी इजाज़त देता है कि आपस में मुफाहमत से और शरई तरीके से संजीदगी से मामले को, किसी सालिस को ठहरा करके दोनों तरफ से ख़त्म कर दिया जा सकता है, ना कि रस्साकशी करके झूठे मुकदमात ये सब। क्योंकि इनका मुकदमा जो इन्होंने कहा है कि डॉरी के हिसाब से है वो गलत है। जी सुभान अल्लाह। तो एक और जो है फॉल्स के सामने आया है और हमने उस पर रोशनी डालने की कोशिश की है। मज़ीद गुफ्तगू करते हैं मगर एक कॉलर शामिल होना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं हमारे कजन के बारे में आपसे पूछना चाह रही थी। ठीक है। वो पहले से शादीशुदा थे, फिर उनकी शादी करे ठीक है। हमारे कजन के साथ, फिर उनको खुला दिए, फिर हम फिर बाद में आके अपना लिए, मगर उन लोग सही नहीं है, उनके यहाँ पीते खाते और उनके सास भी सही नहीं है। और फिर छोड़ दिया हमको, उनकी अम्मी का नहीं थे और उनको खर्चा पानी भी नहीं दे रहे। ठीक है। एक बेटी है और बच्ची भी 4 साल के बाद हुई, तो वो बोल रहे कि बच्ची मेरी नहीं है, वो नहीं है, मैं नहीं देता हूँ, ऐसा बोल रहे। तो ऐसा कुछ क्या करना, आपसे पूछने के लिए फोन कर रही हूँ। आप अपना तारुफ दे सकेंगे? जी, आप अपना तारुफ दे सकेंगे? कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं यूसुफ मेरे से बात कर रही हूँ। ठीक है। आप कुछ पूछना चाहेंगे वकील साहब? जी बोलिए, क्या हो सकता है? सवाल, उनका सवाल नहीं है, एक जी। स्टेटमेंट है। आपका सवाल क्या है? आप जानना क्या चाहते हैं? जानना ये चाह रही हूँ, वो अपनाना भी नहीं चाह रहे, बच्ची का खर्चा पानी भी देना नहीं चाह रहे। ये बता रहे हैं कि एक बार खुला हुआ है। क्या करना समझ में नहीं आ रहा। आपको मारते पीटते उनको, जरा पैसे वाले लोग आता, लोग गरीब किस्म के, ठीक तो है। बच्ची को अच्छा देख लेते होंगे, पहली शादी भी करे, तोड़ दिए उनके, पहली बीवी का भी केस पड़ा, हमको शादी के बाद मालूम हुआ। अच्छा, तो ऐसा पहली बीवी भी छोड़ दिए थे उनको केस डाल के। ठीक है। अब ये हमारी बहन के साथ करे तो उनके साथ भी ऐसी कर रहे हैं। ठीक है। अब मामला ये है कि वो ठीक से पेश नहीं आते हैं बेगम से। जी। ठीक है, हाँ। इंशाल्लाह जवाब देते हैं आपके कॉल का। इंशाल्लाह देखते रहिए प्रोग्राम। मौलाना, आप क्या फरमाना चाहेंगे इस तो ताल्लुक से? इस सिलसिले में जी, अक्सर ये देखने में आ रहा है जी, कि शादी से पहले, निकाह करने से पहले लड़के या लड़की के बारे में ठीक से दरियाफ्त नहीं किया नहीं जा किया रहा जाता। है। आजकल का बहुत मुताद्दी मर्ज हो गया है। क्योंकि इश्तिहारात के ज़रिए सिलेक्शन होता है और जी। इश्तिहारात में कुछ ऐसी दिलचस्प अंदाज में अपने गोया रिश्ते पेश किए जाते हैं, जी। उससे लड़की वाले भी लड़के वाले भी दोनों मुतासर हो जाते हैं। और बाज़ तो ऐसे केसेस होते हैं कि अब लड़का बाहर जाने वाला है, 1 हफ्ते के अंदर डिसाइड किया जाए, 2 हफ्ते के अंदर डिसाइड किया जाए, तो ये वक्त ऐसा रहता है, इस दौरान कोई दरियाफ्त करना या उनके बारे में मालूमात हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है। जी। और उनके बारे में ऐसे कुछ मालूमात देते हैं कि ये बड़ी तनख्वाह वाले हैं, फलां जगह ये ओहदा रखते हैं, तो लड़की वाले एकदम मुतासर हो जाते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन असल चीज़ ये ओहदा या उसकी तनख्वाह या उसकी आमदनी से ज़्यादा उस बच्चे के पर्सनल किरदार से ताल्लुक़ रखता है कि वो कैसा है। जी। इसकी दरियाफ्त बहुत कम की जाती है। जी। सिर्फ इश्तिहारात में ये ज़बानी मालूमात ले लेने से कोई मामला सही हल नहीं होता। अलबत्ता
उस बच्चे के का अब मिसाल के तौर पे बाहर कोई बच्चा है, जी। उसके वेयरअबाउट्स मालूम करना बहुत मुश्किल होता है। जी फिर भी हमारे शहर में अगर हो तो उसके महल्ले सुकूनत में हम अपनी तरफ से लोगों को भेजकर मालूमात हासिल कर सकते हैं। जी लेकिन बाहर बच्चा रहता है तो उसके बारे में मालूमात बहुत कम हासिल होते हैं। जी। तो इस तरीके से जल्दी से रिश्ता हो जाता है और फिर रिश्ता होने के बाद फिर सब चीज़ें सामने आती हैं, उसका इंकशाफ होता है कि ये कुछ मैनोशी भी करते हैं, इनका कुछ और शौक़ भी है या किसी से और से अफेयर्स है, ये सब चीज़ें बाद में मालूम होती हैं। जी इसलिए सबसे पहली चीज़ ये है कि लड़की को देने से पेशतर पूरी मालूमात उस लड़के के बारे में ज़रूरी है, उसको हासिल करने की पूरी कोशिश करना चाहिए तहक़ीक़ के साथ। जी और उसके बाद फिर आगे बढ़े तो इसमें ज़रा ऐसे वाक़यात कम पेश जी। आते हैं। एक और कॉलर मुंतज़िर हैं, देखते हैं कौन और क्या पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कौन जनाब, कहाँ से फरमा रहे हैं? अपना तारुफ दीजिए। सिकंदराबाद से। सिकंदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी, आपका नाम जान सकते हैं? मेरा फिरोज है मेरा नाम। फिरोज साहब, बताइए क्या सवाल है आपका? मैं एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि जी। आजकल की औरतें जो है नाव जो है ना 498 जो है ना केस बुक कर रही हैं। हमारे दोस्त के ऊपर भी जो है ना ऐसे ही केस बुक करे, ठीक है। और गैर जरूरी जो है वो अच्छा रखने के बावजूद भी जो है उनको छोड़ के जो है ना चले गए हमारे दोस्त को। ठीक है, वजह क्या बनी? अब उस सिलसिले में जो है ये भी बात कहा कि मैं उलमा से बात करेंगे, अगर कुछ भी मसला है तो बोल के लड़की वालों को जो है समझा दी तो हर जरूरी उसको गाली गलौज करके जो है ना हमारे दोस्त को लोग जो है ना चले गए। अच्छा, और नाव जो है ना उसको परेशान करके जो है ना 498 में जो है ना फंसा दिए। ठीक है, ठीक है। इस सिलसिले में मैं मौलाना से पूछना चाह रहा हूँ कि उलमा करने गए तो बेहतर रहता है कि या पुलिस वालों करने जाके जो है ना गैर जरूरी जो है ना मसले मसाइल को जो है पेश करना वो जरूरी है। ठीक है, ठीक है। मैं ये जानना चाहूँगा कि घर वापस चले जाने की, फिर ना आने की वजह क्या है? शुरुआत कैसे हुई इसकी? बस उनका जो है ना उनकी वालदा का ये मशवरा है कि उनके घर में रहना, लड़का उनके घर में रहना। घर दामाद? लड़का अलग ही रखता है उसको, बच्ची को। ठीक है, घर दामाद रखना चाह रहे हैं वो लोग। ठीक है, ठीक है। कुछ पूछना चाहेंगे? ये मसले को जो है ना पेश करिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमने सुन लिया है, इंशाल्लाह जवाब देते हैं। प्रोग्राम देखते हैं, कॉल करने का शुक्रिया। मौलाना, आजकल लोग इल्मी शख्सियात से मिलने से गुरेज करते हैं, ये डरते हैं कि कहीं उनके मुखालिफत में फैसला हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। इस्लामी तालीमात तो यही हैं कि आपके कुछ मसाइल पैदा हो गए तो शरई तौर पर हल दरियाफ्त करने के लिए इल्मी शख्सियतों से रब्ता करना ज़रूरी है। जी, बग़ैर उसके आप अगर आपसी डिस्कशंस के ज़रिए करेंगे तो कुछ ना कुछ लखना उसमें रह सकता है। ठीक है। इसलिए शरई तौर पर वो मुकम्मल हल हासिल करना है तो किसी इल्मी शख्सियत, ऑथेंटिक, बहुत ही मुस्तनद मोतबर शख्सियत से जी, उसका ताल्लुक़ आप रब पैदा करें तो आपको सही मालूमात मिल जा सकते हैं। और उनके इल्मी शख्सियत की तरफ से जो हल बताया जाता है तो अगर आपके ख़िलाफ़ पड़ता है तो इल्मी शख्सियत की आप मुखालिफत क्यों करते हैं? वो कुरान और हदीस के मुताबिक वो मसाइल का हल बताते हैं, तो उसमें किसी तरीके से उनसे मुखालिफत बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जी, आपको एक शरई मशवरा मिल जाता है उसके ऊपर अमल करने का। मौलाना, दौरे हाजिर का ये एक मसला बन चुका है जी कि अक्सर लोग जो है नकले मुकाम करते हैं। जी, ओल्ड सिटी में अगर है तो टोली चौकी में जाके बस गए। अच्छा अब वहाँ के पड़ोसी तो उनके बारे में कुछ जानते नहीं, अच्छा। तो फिर दरियाफ्त करें तो कैसे करें? दरियाफ्त करने के बहुत से तरीक़े हैं। मसलन वो कहीं मुलाजिम है तो जिस ऑफिस में, जिस डिपार्टमेंट में मुलाजिम है वहाँ उनके जो कोवर्कर्स हैं, उनके साथी हैं, उनसे आप रब्त पैदा कर सकते हैं। बहरहाल उनके सुकूनत का ही नहीं मामला है, मुख्तलिफ मकामात पर उनके जहाँ जहाँ मूवमेंट्स होते हैं वहाँ पर जाके उनके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। हत्तल इम्कान जितना हो सकता है मालूम करें तो ये मसाइल पैदा नहीं होते। सुभान अल्लाह। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? से बात कर रही हूँ, मीना फातिमा। जी बताइए। मेरे बड़े बच्चियाँ हैं
और एक लड़का है, मेरे को बेटियों के साथ घर पे बिठा दिए थे। 6 साल हो गए तब, और ना तो मेरे को खर्चा देते ना मेरे को कोई पूछते। अच्छा। और 2 मेरी लड़कियां हैं, और जो तो बच्चियों की शादियों का भी खर्चा नहीं देते बोले, ना तो मेरे को पूछते हो लोग। ठीक है। अब हम कंप्लेंट करी थी मैं गुलकोंडा पीएस में, तो वहाँ पे सर्कल साहब बात करो बोले, मैं नहीं करी वहाँ पे जाके बात। ठीक है। मगर उन्होंने खर्चा तो देती नहीं बोले। अब बच्चियों अम्मी के पास हुए 6 साल हो गया, एक ठीक है। नौकरी दिए मेरे को, ठीक ना है। तो मैं बहन का पैसा ली, ना तो मैं साइन करी। ठीक है। कि गुलकोंडा पीएस में गए तो उन्होंने बोले आप कानूनी तौर से आप कार्रवाई कर सकते हैं और आके कंप्लेंट लिखा बोले। ठीक है। मगर मैं फिर भी रहम खा रही हूँ, उनके ऊपर कंप्लेंट को कुछ नहीं कर रही हूँ। ठीक है। क्यों? मेरे बच्चियाँ बड़े हैं जी। मेरे 2 बच्चियाँ हाफिज़ कुरान हैं। माशाल्लाह। एक बच्ची क्या इंशाल्लाह जून में दस्तरबंदी है। जी माशाल्लाह। वो बच्चियों का सोचना है मेरे को, उसके बारे में मेरे को कितना पैसा मिलेगा, अगर फेस करे वकील से कोई बात करे हम, ठीक है। तो कैसा बात करना हमको नहीं मशवरा है इसका। आप जरा अगर मशवरा दीजिए तो हमारे ठीक है। ठीक है। वकील साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? ठीक है। तलाक तो नहीं हुई ना? जी आपका तलाक हुआ है या नहीं? तलाक मैं जाने नहीं मैं भी गई तो नहीं हुआ बोले। चलिए मेरे को ठीक। लिख के दिए अच्छा वहाँ पे, ठीक है। ठीक है। स्टैम्प लगा दिए। ठीक है। क्या क्या आप बात कर सकते हैं? ठीक है समझ गए हम, इंशाल्लाह जवाब देते हैं। खर्चा तो देते ही मेरे को पूछते भी नहीं। ठीक है। ठीक है समझ गए हम, इंशाल्लाह जवाब देते हैं। प्रोग्राम देखते रहिए। खुदा हाफिज़। जी वकील साहब 6 साल से खर्चा नहीं देते जी। बेटियां हैं इनकी। देखिए सबसे पहले कानूनी एतबार से उनका फ़र्ज़ है कि वो अपनी बीवी और बच्चों को अपना ख़र्चा दें और मेंटेनेंस दें। इसके लिए इनको ज़रूरी नहीं है कि डॉरी केस या 498 का सहारा लिया जाए। 125 CRPC एक सेक्शन है जिसके तहत मेंटेनेंस लागू किया जाता है। इनका फ़र्ज़ बनता है, और इससे हट के मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से भी बच्चियों का जो खर्चा और शादी का खर्च है ये बाप की जिम्मेदारी है। और अगर ये 498 केस या पुलिस केस नहीं करना चाहती हैं तो सीधे से जा करके अपने खर्चे के लिए, मेंटेनेंस के लिए, जो महीना का खर्चा है महीने का, उसके लिए 125 CRPC के तहत एक पिटीशन फैमिली कोर्ट के अंदर, क्रिमिनल कोर्ट में नहीं बल्कि फैमिली कोर्ट के अंदर डाल सकती हैं। वो पिटीशन के सहारे से इनको जो इनका महीने का खर्चा है 2 चीज़ों को मद्देनज़र रख के उसका फैसला होता है। एक तो इनके हस्बैंड की कितनी इनकम है, और उसके बाद उनकी शख्सी ज़रूरत और इनकी शख्सी ज़रूरत को मद्देनज़र रख के उसका फैसला होता है, और बराबर से इनको मेंटेनेंस मिल सकता है। इनका दूसरी परेशानी ये थी कि बच्चियों की शादी का खर्चा, उसके लिए भी आप फैमिली कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और डिमांड कर सकते हैं। कानूनी एतबार से इनको पूरा प्रोटेक्शन और हक दिया गया है कि अपनी बच्चियों को शादी का खर्चा उनसे क्लेम करें। वो नहीं देने की सूरत में उनकी प्रॉपर्टी से भी क्लेम किया जा सकता है। जी सुभान अल्लाह। एक कॉलर शामिल होना चाहते हैं, इंशाल्लाह इन्हें शामिल कर लेते हैं, उसके बाद मैं पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम। साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन कहाँ से? हेलो जी आपकी आवाज़ आ रही है, बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं टोली चौकी से बात कर रहा हूँ नासर। नासिर साहब टोली चौकी से। जी हाँ जी। ठीक है। तो मुफ्ती साहब बता रहे अभी, मुफ्ती साहब के तहकीकात अच्छी करके देना, सब करना। 8 दिन हमने शादी कर दी है ऐसी चीज, और जो है तो बच्चा 8 दिन के बाद चला गया सऊदी अरब। ठीक है। ठीक है। 8 दिन में चला गया, उसके बाद से उसकी बहन और माँ इतना टॉर्चरिंग करे और कोई अफवाह नहीं है, ऐसी दूसरे मुकाम से शिफ्ट हो गए थे इधर। और वो बच्चा 8 दिन दुबई चला गया, अभी तक आया नहीं, और उल्टा उसकी बहन जो है मेरे नाम पे केस बुक करके मैं लोगों को ला रहा हूँ, कर रहा हूँ, जबकि बच्ची मेरे पास है। बच्ची मेरे को नहीं पहचान रही थी। उसके बाद में उन्होंने सिविल केस डाल दिए मेरे नाम पे, तो वहाँ जजमेंट दे दिया कि बच्ची का अख्तियार है, वो वहाँ पर जाओ DVC फाइल करो बोले। मैं DVC भी फाइल करा था। उसके बाद में 498A भी बुकिंग किया। तो वो बच्चा फोन नहीं करता, और अगर फोन करा तो भी मेरे बड़े दामाद को फोन करता हूँ, वो भी इंटरनेट से। ठीक है। और ये पुलिस बोल रही है कि उन्हें आने का है, आने के लिए इंतजार कर रहे हैं। बोले साहब जरा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बच्ची की तबीयत बहुत खराब है साहब, मेरे को नहीं पहचान रही। ठीक है। मैं बहुत परेशान हूँ साहब, तुम मेरा सामान सोना वगैरह तो उन्हीं के पास ही है। ठीक है। बहुत गलत टेस्ट हो रहा है, तो उसका शौहर जो है बाहर छोड़ के चलेगा ननन का, और वो नहीं जो है तो मेरी बच्ची को इतना टॉर्चरिंग करी साहब, यहाँ तक के शराब तक पिला दी। ठीक है। सवाल क्या? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मैं इतना परेशान हूँ साहब, मेरी बच्ची मेरे को नहीं पहचान रही। जी
वकील साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे? उन जानना क्या चाह रहे हैं? जी। वकील साहब से और मुफ्ती साहब से पूछना चाहूंगा। ठीक है, अब आप सवाल आपका क्या है? ये मेरी बच्ची का मैं डीवीसी फाइल किया हूँ कर दिए हैं, 498 भी कर दिए हैं आप? बचा क्या? जी। 498 बच्चा बाहर है दुबई में। ठीक है, तो वो बच्चा का रिपोर्ट ही नहीं है कुछ भी। मेरी बच्ची का दिमागी तौर ठीक नहीं है। ठीक है। मेरे को नहीं पहचान रही। ठीक है, एब्सकॉन्डिंग केस। जी मैं बच्ची का वालिद बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आप देखते रहिए इंशाल्लाह। मशवरा दीजिए मेरे लिए। ठीक है, ठीक है, प्रोग्राम देखते रहिए। जी वकील साहब। इस सवाल के मुतालिक अगर बात की जाए तो इन्होंने कानूनी जो इकदाम उठा सकते हैं इन्होंने पूरे उठा लिए हैं ऑलरेडी। और दूसरी बात रही इनकी बच्ची का जो जहनी तवाज़ुन डिस्टर्ब कर दिया गया है उसके लिए इनको इलाज कराना चाहिए। और दूसरी बात तहम्मुल से, और आजकल एक और क़ानून है, अगर इनको इनके दामाद का अगर पासपोर्ट या उसका नंबर मिल जाता है तो एयरपोर्ट सेंट्रलाइज हो गए हैं। रेड कॉर्नर नोटिस करके एक निकलती है, लुकआउट नोटिस करके एक निकलती है। तो ये ऊंचे ओहदेदारों, पुलिस के ऊंचे ओहदेदारों से रब्त पैदा करें, डीसीपी लेवल के ऑफिसर से रेड कॉर्नर नोटिस निकलती है वो लगा देंगे। तो अगर पासपोर्ट नंबर ट्रेस हो जाएगा तो पुलिस खुद उनको वापस मदू कर लेगी, वो आ जाएंगे, उनको आना पड़ेगा जी। उसके बाद जो भी कानूनी इकदाम है उठा सकते हैं। और इनको चाहिए कि ये खातिर जमा रखें और परेशान ना हो, और इंशाल्लाह इनकी तलाफी हो जाएगी और बराबर वसाइल और रास्ते बनेंगे कि उनके दामाद को वहां से लेकर आया जाए। पहली फिल फॉर इनको चाहिए कि बच्ची की सेहत को संभालें, क्योंकि बच्ची अगर इस काबिल ना हो कि मजिस्ट्रेट के सामने या अदालत के सामने बयान ना दे सकें तो इनको मजीद दुश्वारियां पेश आएंगी। जी। क्या 498 बनता है यहाँ पर? देखिए, वजह इनके पास भी जो है डिमांड फॉर डाउरी नहीं है जी। उनको जो है, इनको शिकायत ये है भाई 8 दिन में बच्चा जा रहा था, शादी करा और चले गया, इनका सामान। और ये बहुत कॉमन सी बात हैदराबाद के मुसलमानों में पाई जाती है कि भाई अपने सामान के लिए परेशान रहते हैं। अरे भाई सामान तो तोहफा है, पहली चीज तो ये देना हराम है, मना है। मैं मुफ्ती तो नहीं हूं मगर मेरे हिसाब से ये मना है इस्लाम में, बावजूद उसके देते हैं और देने के बाद में परेशान रहते हैं सामान के लिए। आप बच्ची की जिंदगी पे ध्यान दीजिए सामान की जगह। ठीक है, एक कॉलर शामिल होना चाहते हैं, देखते हैं कौन है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? मैं कबीर अहमद बात कर रहा हूँ समाजी बोले से। जी साहब। क्या मैशरा इतना बढ़ चुका है भाई, जल्दी सी बात के लिए छोड़म छाड़ी चल रहे हैं आजकल जो है ना। और एक बच्चे वाले ऐसी डिमांड आ रख रहे हैं, बच्चा पढ़ा लिखा होना, वो होना, ये होना, जो है ना। क्यों जो भी है आपस में बैठ के खुलासा कर लेना कि क्यों लड़ाई झगड़ा, माशरा इतना खराब हो चुका है। और जो है ना पैसे। अच्छा, कॉल आपकी ड्रॉप हो गई है। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह हम इस पर रोशनी जरूर डालेंगे। वकील साहब से मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये 498 केस दायर करने की वजह क्या बन रही है मुस्लिम मुआशरे में? देखिए, बड़ा दिलचस्प सवाल है और मकसद भी प्रोग्राम का यही है कि झूठे मुकदमे 498 के ना दायर हों। इसकी बेसिक वजह हम कानूनी नुक्ते नज़र से अगर देखेंगे तो ये है, जो कानून प्रोटेक्शन दे रहा है, जो तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है औरतों को, वो उसका गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। नॉर्मल प्रोसीजर से हट करके इनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जाती है औरतों को, क्योंकि औरत एक घर के अज़दवाजी ज़िंदगी में बेबस होती है अगर उसके ऊपर जुल्म किया जाए। और अपनी अदालत में या इंडियन कानून के अंदर पूरी ट्रायल चलने के बाद तक या तहकीक और इन्वेस्टिगेशन के बाद तक ये बात साबित होती या नहीं होती पता नहीं रहता। जब गवाहें और सबूत को सामने लाएं, उसको मद्देनजर रख के फैसला करें, तब तक के लिए जो दुश्वारियां होती हैं, जैसे अरेस्ट करना हो या बेल पे छूट के जाना हो, या ये तकालीफ देने के लिए इसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। ज्यादा प्रोटेक्शन की ये एक तकलीफ दे बात है, ज्यादा प्रोटेक्शन का गलत फायदा उठाया जा रहा है, इसीलिए ये केसेस बढ़ गए हैं। जी, ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं लोग। नहीं, प्रोटेक्शन का रॉन्गफुल यूज कर रहे हैं। जिस तरह गवर्नमेंट ने कानून बनाया है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि ये भी कहा जाता है इंडिया के अंदर, सारे इंडिया के अंदर पूरे आईपीसी के दफात में सबसे ज्यादा मिसयूज होने वाली दफा 498A है, क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन दिया जा रहा है औरतों को। जी, सलाम अलैकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है। जी, मैं ये जानना चाहूंगा हमारे वकील साहब से, जी, पिछले कॉलर ने ये फरमाया कि उनकी बेटी को शराब पिला दी गई। जी, इंडिया में शराब
इलीगल तो नहीं है, जी, मगर कोई नहीं पीता है और अगर उसे ज़बरदस्ती पिला दिया जाता है तो उसका क्या मामला होगा? बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका। पहली चीज, इंडियन कानून के हिसाब से कोई भी शहरी किसी दूसरे शहरी पे किसी भी किस्म का, एक कॉलर शामिल करना बिल्कुल जरूर। सलाम अलैकुम, कॉल ड्रॉप हो गई जी। तो कोई भी शहरी पर जब कोई शहरी, हिंदुस्तानी शहरी 18 बरस की उम्र हो जाता है, इसको राइट ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, तब आप कॉल ले लीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ये भी कॉल ड्रॉप हो गई फोन में कुछ गड़बड़ है जी। तो कोई भी शहरी को, कोई भी, चाहे वो गवर्नमेंट क्यों ना हो, चाहे वो कोई दूसरा शहरी क्यों ना हो, किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं कर सकता। जी। किसी भी किस्म की शराब नोशी तो बहुत बड़ी बात है, किसी को गाली नहीं दे सकता, जी किसी को थप्पड़ नहीं मार सकता। जी हाँ, हमारी जो तकलीफ है, हमको जो लाइल्मी है, ये लाइल्मी अंधेरा है, हमको पता नहीं है। आर्टिकल 19 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जी। वो बेसिक फ्रीडम्स देता है, 6 किस्म के फ्रीडम्स है। जी तो उसके तहत कोई भी आदमी किसी को जोर नहीं लगा सकता कि कोई भी काम करने के लिए, जी पूरी तरीके से आजाद है। जी आप कॉलर जी, कॉलर शामिल करते हैं, उसके बाद जानते हैं कि जोर जबरदस्ती करने पर होता क्या है। सलाम अलैकुम। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? वादे मुस्तफा से मकबूल बानो बात करे। जी मकबूल साहिबा। देखो, हमारी बहू बहुत सता रहे हैं, कभी भी माँ बाप ने मैके में तो नहीं आते बोलते हैं। हेलो, फरमाइए। खाना पीना सब आराम से रखते पर भी नहीं रहते बोलते लोग घर में। तो ठीक है। खाना पीना सब आराम रखते पर भी घर में कोई चीज की तकलीफ नहीं है। जाति करे, शौहर भी महीने 12-13 हजार रुपए कमाते, उन्होंने नहीं रहते बोल के बोलते साहब जरा हमारे को बच्चे को बीवी की जरूरत है, उनको शौहर की जरूरत नहीं है। उन्होंने बार बार किरकिरियां करते, फिर कमेटी हाल बिठा के भी लिखा के करके भी जाए, 4 महीने हो गए जाके, बच्चा परेशान है। ऑलरेडी उनकी एक लड़की है, तो उन्होंने बहुत सता लेते हैं, शादनार की तरफ से करके लेते हैं, सता लेते हैं। 3 साल और शादी हो, एक लड़की है उनको। ठीक है। यहाँ आते जाओ, क्या करना है कर ले जाओ, तुम्हारे बहुत की जरूरत है। उनका एतराज क्या है? मान इसकी तकलीफ दे रहे तो नहीं आना नहीं, हम पढ़ के हम नौकरी करके जी लेते, हम ऐसा वैसा बोल के बात करते। नौकरी करना है तो तुम्हारे बच्चे को मैं नौकरी करके खिलाती, मेरे गांव में आके रहना, नहीं तो मैं हैदराबाद में नहीं रहती बोलते लड़के लोग। ये भी एक घरदामाद वाला ही केस मालूम हो रहा है, गाँव आ जाए जबरदस्ती और साथ रहे। एकदम घरदामाद। मेरे को एक ही बेटा है, एक ही बेटी है, उनको 2 बेटियां हैं। उन लोग जरा इस्लामिक तरीके पे नहीं रहते, उन लोग उल्टे सीधे बातें करते। कोई मुश्किल नहीं, हम यही ठक लेते, नहीं भी जाते, हम संसार कराना नहीं है बोलते। फिर हमारे बच्चे को रास्ता बताते नहीं, कुछ बोलते नहीं, लो आपसे कुछ मशवरा करना बोलते। जी, लड़की का एतराज क्या है? एतराज क्या है आपकी बहू साहिबा का? बहुत सारा तो उनको पैसे ज्यादा देना, उनके हाथ में संसार देना, दिए तो भी नहीं चलाते, खाने पीने चीज चला के रखते, ठीक है, हमारे अच्छा कमा के देते। ठीक है। महीना 12-13 हजार रुपए कमाते हैं। अच्छा सब बात रखते हैं, पदवा में रहने की साइज बोलते, फिर भी हमारे लड़के के रखे हम 1-2-3 महीने। ठीक है, तो अब कैसे जो है वापस? तुम क्या कर सकते, तुम यहाँ कहीं को पड़े जाओ, तुम्हारे अम्मी चले बोलते। ठीक है, ठीक है, हमने सुन लिया है, आपका जवाब देते हैं, आप प्रोग्राम देखते रहिए। उनको आप मशवरा दिए। ठीक है, ठीक है, जरूर जरूर देंगे इंशाल्लाह, प्रोग्राम देखते रहिए। जी वकील साहब, नान नफ़ा ज़्यादा होना चाहिए या फिर वो घर वापस नहीं आएंगे? पहली चीज तो ये है कि मुफ्ती साहब से भी इस बात पे रोशनी डाली जाए तो बेहतर है कि शरई तौर पे किसी भी शादीशुदा औरत को ये मजबूर नहीं किया जा सकता है कि उसकी सास ससुरे के साथ रहा जाए। जी। दूसरी चीज जो है, ये कहती हैं कि भाई ज्यादा पैसे दो या घर का कंट्रोल मेरे हाथ में दो, ये जो कह रहे हैं ये तो जायज डिमांड मानी जाएगी इंडियन कानून में भी, और मैं समझता हूँ, जहां तक मैं समझता हूँ, शरीयत में भी। जी। दूसरी बात, वो बहू को घर कैसे लाया जाए, इसको कानूनी नुक्ते नजर से एक दावा डाल सकते हैं हक़ ज़ौजियत का, वो इनके शौहर डाल सकते हैं। जी। उसको इंग्लिश में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कहते हैं। उनकी ज़ौजियत का हक वो तलब कर सकते हैं, क्योंकि शादीशुदा हस्बैंड है वो, उनका हक लड़की के माँ बाप से ज्यादा होता है। मैं चाहूंगा कि मुफ्ती साहब भी इस पे अगर रोशनी डालें तो ज्यादा बेहतर बात होगी। जी बिल्कुल। मुफ्ती साहब, नान नफ़े की हद क्या होनी चाहिए? नान नफ़े के लिए तो उनकी आमदनी कितनी है और इनके अखराजात कितने हैं, इसके लिहाज करते जज साहब अपना फ़ैसला देते हैं। लेकिन जहाँ तक कि ये माँ बाप के पास जाके जो बैठ जाती हैं लड़कियाँ, इनको नाशिज़ा कहा जाता है,
और एक तो शरीयत में इसकी जो वजह बयान की गई है कि सास और ससुरों वगैरह की खिदमत करने में उनको एतराज़ है, इसलिए जाके बैठ गए हैं, या उनको कुछ पैसों की ज़रूरत है, इख्तियारात की ज़रूरत है। तो जहाँ तक इख्तियारात का सवाल है, यकीनन बीवी को कुछ इख्तियारात तो देना चाहिए। जी हमारे इस्लाम में बैरूनी जितने इख्तियारात हैं शौहर को हैं, और ख़ानादारी के जितने इख्तियारात हैं वो औरत के लिए दिए हैं। तो इसमें देने में तो कोई एक हद रखना चाहिए, लेकिन ये सवाल कि हमारे सास और ससुरे की खिदमत करना मेरा फरीज़ा नहीं है। तो हमारे पास हिंदुस्तान में बाज़ रिवायात हैं कि सास और ससुरों को अपने माँ बाप के जैसे समझते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, मगर एक हद तक। लेकिन शरई तौर पर यह फरीज़ा नहीं बनता किसी बहू का कि सास और ससुरों की खिदमत करें। अगर शौहर को अपने माँ बाप की खिदमत कराना ही है तो वो किसी दूसरे के ज़रिए करा सकते हैं, लेकिन अपनी बीवी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल सकते कि वो करें। लेकिन जब वो माँ बाप के पास जाके बैठ जाती हैं नाशिज़ा, तो उसके ख़िलाफ़ शौहर को एक्शन लेने का एक सवाल ये है कि वो उनका नफ़ा बंद कर सकता है। उनको जो पैसे देना है उस नाशिज़ा को, नाफरमान बीवी की तारीफ़ में है वो, लिहाजा उनको नफ़ा देना इनका लाजमी फरीज़ा नहीं रहता। नफ़े को देने से वो बाज रह सकते हैं, ये इतनी सहूलत शरीयत देती है। लेकिन आम तौर पर ऐसे जितने भी झगड़े पैदा होते हैं, इसमें सबसे बड़ा जो सुक़्म है वो ये है कि फ़रीक़ैन की तरफ से ऐसा कुछ तनाज़ा पैदा होते ही किसी एक दोनों के मुत्तफ़िक़ा सालिस के ज़रिए कुछ आपस में इफ़हाम व तफ़हीम करने की कोशिश नहीं की जाती। जी एकाएक बस लड़की चले जाती है और ये भी ज़िद में आ जाते हैं। यही बातें ऐसी हैं, आगे चलकर वो इफ्तराक़ और तलाक़ दुनिया भर की चीज़ों की तरफ आ जाते हैं। लिहाजा सबसे पहला जो इस्लामी तरबियत का उसूल है वो यही है कि जब कभी भी मियाँ बीवी में कोई छोटे मोटे इख्तिलाफ़ात हों वो तो ख़ुद हल कर लें, लेकिन अगर ज़रा बड़े किस्म के इख्तिलाफ़ात हैं तो एक ऐसे सालिस के ज़रिए, चाहे वो रिश्तेदारों में ही क्यों न हो, दोनों की तरफ से मुत्तफ़िक़ा है तो उसके ज़रिए ये इख्तिलाफ़ात को दूर करने की कोशिश करना चाहिए। तो ये ज़िद्दी पैदा ही नहीं होती जी। और अगर ऐसा पैदा हो गई है, नाफरमान बीवी नाशिज़ा जाके बैठ गई है, तो शौहर को इख्तियार है कि उसका नफ़ा बंद कर दे। जी सुभान अल्लाह। लेकिन जहाँ तक सास ससुरों की खिदमत का सवाल है, शौहर उन पर प्रेशर नहीं डाल सकता, मजबूर नहीं कर सकता अपनी बीवी को कि उसकी हमारे माँ बाप की आप खिदमत करने के लिए यहाँ पर हैं। जी। और रहा वो अकेले रहने का अगर उनका ऐसा ख्याल है लड़की का, तो शौहर को इतना इख्तियार है कि वो अपने माँ बाप के साथ रखे, लेकिन माँ बाप की खिदमत के लिए कोई दूसरे मुकर्रर कर दे। लेकिन ये बीवी मुतालबा नहीं कर सकती कि तुम अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे साथ किसी दूसरी जगह रहे। जी सुभान अल्लाह। तो वकील साहब बता रहे थे कि ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। एक और कॉलर शामिल होते हैं, इंशाल्लाह उसके बाद इस पर हम रोशनी डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से? जी साहब, ये वकील साहब से बात करना चाह रहा था। आप कौन? आप कहाँ से बात? जी मेरी पता मोहम्मद रशीद। मोहम्मद रशीद साहब। आप वकील साहब सुन रहे हैं, आप बताइए। जी साहब, मैं सबसे मिलना चाह रहा हूँ। आपका ऑफिस कहाँ है साहब? जी इंशाल्लाह कंट्रोल रूम पे फ़ोन करिए, आपको जो है उनका पता दे दिया जाएगा। और कोई सवाल आपका? कॉल करने का शुक्रिया। जी वकील साहब, किसी किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। आर्टिकल 19 के तहत 6 फ्रीडम्स दिए गए, उस तरह जी हाँ। आप थोड़ी रोशनी दें। जोर जबरदस्ती का जहाँ तक सवाल है, आर्टिकल 19 के साथ आर्टिकल 21 है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 21 है, जिसके हिसाब से राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, आज़ादी से जीने का, आज़ादी से पूरी इंडियन टेरिटरी के अंदर हिंदुस्तानी शहरी अपनी आज़ादी से जी सकता है। जी ये इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। पूरा जो पहला चैप्टर है, जी जो ये चैप्टर है जिसमें आर्टिकल 19, 20 ये सब आते हैं, जी जो शहरियों के लिए है, जी इसमें हर किस्म की फ्रीडम और प्रोटेक्शन दी गई है। जैसा आर्टिकल 14 बोलता है राइट टू इक्वालिटी, जी सारे शहरी इक्वल हैं, कोई कैस्ट, सेक्स, क्रीड, कास्ट या फिर रिलीजन, सेक्स, इन चीज़ों पे
इनको डिवाइड या डिफरेंट ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो इसी हिसाब से अगर जबरदस्ती शराब पिलाई गई है तो किसी के साथ जबरदस्ती कुछ खिलाना पिलाना, जबरदस्ती करना, ये जो है आईपीसी के तहत भी जुर्म है। असॉल्ट और बैटरी, यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट विल, ये सेक्शनों के अंदर इनको सजा मिल सकती है। इसका एक सेपरेट मुकदमा भी चल सकता है। जी, एक और कॉलर मुंतजर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन जनाब, कहाँ से? मैं ख्वाजा सिराजुद्दीन बात कर रहा हूँ। जी। मैं ख्वाजा सिराजुद्दीन बात कर रहा हूँ मेहदीपट्टनम से। मशवरा ये लेने का था, मैं जो है 96 में मेरी मैरिज हुई थी जी। वो लड़की का इंतकाल हो गया 6 महीने के बाद। वो ठीक है। लड़की अमल से थी। उसके बाद उनकी बहन से मेरा निकाह हुआ। ठीक है। 10 साल तक वो उनको जो है बच्चे नहीं हुए। ठीक है। बच्चे नहीं होने की वजह से मैं क्या करा, तीसरा निकाह किया। ठीक है। वो मेरे को 2 बच्चे भी हुए। और वो निकाह करने की वजह से वो लोग क्या करे, पूरा केस डाल दिए। ठीक है। केस, मेंटेनेंस केस तो डाल दिए। ठीक है। डाल देके अब 6 साल से केस चल रहा। ठीक है। आप बोले कंपार्टमेंट करते हम, आपके साथ रहते हम, बोल रहे हैं। ठीक है। तो उनके साथ से पूछना था क्या करना। अब तो पूरा घर हमारा पूरा बेच लिए, लूट के खा लिए, पूरा हमके कपड़ों से हकाल दिया हमारे को उनके पास से। अच्छा, वकील साहब से मशवरा करने का। ठीक है। वकील साहब, आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? जी, ये क्या चाह रहे हैं? ये अपनी बीवी को साथ लेकर रखना चाह रहे हैं? आप नहीं साथ में रखना चाहेंगे आपकी दूसरी बीवी को? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें जनाब। मेरे को बहुत बड़ा धोखा दे दिए और मेरा पूरा मकान बेच के खा लिए पूरा। ठीक है। और जो है बिल्कुल मेरे को सामान वगैरह सब रख ले, घर के बाहर कर दिए। ठीक मैं है। उन पे कैसा भरोसा करूँ वकील साहब? ठीक है। ठीक है जी। ठीक है, इंशाल्लाह जवाब देते हैं आपका। प्रोग्राम देखते रहिए, कॉल करने का शुक्रिया। जी वकील साहब। पहली चीज तो ये है कि इनके पास वैलिड ग्राउंड था दूसरी शादी करने का, और अगर ये तीसरी जब शादी कर रहे हैं, मतलब बीवी, एक तो बीवी गुजर गई, दूसरी बीवी जो है लावलद है, मतलब बच्चे नहीं हो रहे थे, तो फिर इन्होंने जब इनको तलाक क्यों नहीं दिया? एक तो ये जो गुजर गया, अभी इसका जो सिचुएशन है, इनका घर वो लोग ले लिए हैं, इसके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया गया? ये क्या है, इनका जो प्रॉब्लम है ये डिटेल मांगता है। डिटेल लेने के बाद ही इनको सही तरीका मशवरा दिया जाएगा। मगर अगर ये नहीं चाहते हैं इनको साथ रखना, तो कोई इनको ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता कि इनको साथ रखा जाए। हाँ, चूंकि इनकी ज़ौजियत में वो बनी हुई हैं, तो वो नफ़क़े की हकदार तो हैं। इनके कहने के मुताबिक ये नहीं महसूस होता कि वो लड़की अपनी मर्जी से जा कर के दूर रही। जैसे मैंने अभी जिक्र किया था, 125 CRPC में कोई भी माँ बाप बेटे या बीवी, बच्चे या बीवी अपने हस्बैंड, बेटे या बाप से मेंटेनेंस ले सकते हैं। उसमें एक शर्त यह भी है, सेक्शन 125 के सबसेक्शन 5 है, जिसके तहत अगर बीवियां अपनी मर्जी से जाकर कहीं और रहती हैं तो ये मेंटेनेंस का हक उनको नहीं मिलता। अगेंस्ट विल अगर अपनी मर्जी से जाकर रहती हैं नाफरमानी के लिए, तो फिर वो अपना खो देती हैं हक। तो इनका जो सवाल है, इनके तहत अगर इनको डिटेल पूछी जाए तभी इनका सही मशवरा दिया जा सकता है। वकील साहब, मैंने वक्फे पर जाने से पहले पूछा था जी, कि बोला था कि जो है एक दिलचस्प सवाल पूछने वाला हूँ जी। वो ये कि गोलकुंडे वाली खातून हैं, उनकी साहिबजादियाँ हैं जी। और उनके हस्बैंड जो है मेंटेनेंस नहीं देते जी ये एक ऐसा मसला है। और दूसरी तरफ ऐसे भी केसेस देखने में आए हैं जी जहाँ पर शौहर देने तैयार है, जी, नान नफका देने तैयार है, मेंटेनेंस के लिए तैयार है, मगर बीवी है कि बगल में दबाए अपने बच्चों को ले भागी, जी घर भी तब्दील कर दिया, जी अब कोई आता पता नहीं, जी। तो उसका साबिका शौहर करे तो क्या करे? नहीं, सबसे बेसिक बात यह है कि अगर आप अदालत के सामने नहीं हैं या कानून की गिरफ्त में नहीं हैं, तो आपके खिलाफ किसी भी किस्म का एक्शन लेना ज़रा दुश्वार होता है। दूसरी बात, हिजानत का जो वक्फा है उसके अंदर बच्चे जो है माँ की केयर में रहते हैं। अगर मर्द बच्चे हों तो 7 साल के बाद हिजानत ख़त्म हो जाती है। उस दौरान बाप देना चाह रहा मेंटेनेंस और वो लोग नहीं ले रहे हैं, तब भी बाप का तो ये हक बना रहेगा कि वो अपने बच्चों को देखे। उस असना में दूसरे इकदाम उठाते हुए ये केस बुक किया जा सकता है कि मिसिंग या लॉस्ट केस, नॉट फाउंड केस, गर्ल मिसिंग या फैमिली मिसिंग, तो फिर पुलिस उनको ढूंढेगी। ये पुलिस का काम है कि कौन सा शहरी किधर है ढूंढ कर लाए। ये जा करके कंप्लेंट कर सकते हैं और
पुलिस इनको ढूंढ के लाने के बाद इसका एक्शन लिया जा सकता है। कौन सी दफा के तहत केस बुक किया जा सकता है? मिसिंग कंप्लेंट दी जाती है जी। या फिर दूसरा और दफा भी है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। जी। क्योंकि जब तलाक या खुला होता है तब इबारत लिखी जाती है जी। कि भाई इनको मिलने का टाइम दिया जाएगा, मिलाया जाएगा या नहीं। अगर इबारत ना भी हो तो पर्सनल लॉ और शरीयत दो भी इसकी इजाजत देती है कि बाप अपने बच्चों से मिल सकता है और उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर अपनी मर्जी से माँ उसका मेंटेनेंस या नफका नहीं लेती है तो वो एक दूसरी बात है। बाप जब तैयार है तो वो बराबर उनसे मिल सकते हैं और मिलने के लिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी सहारा ले सकते हैं कि क्रिमिनली मेरे भरोसे को तोड़ दिया गया, लिहाजा इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। तो दो तहत के तहत भी, चीटिंग के तहत उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होती है। मैं अपने दोनों अहबाब का जो है शुक्रिया अदा करूँगा कि स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और अपने कीमती मशवरों से नवाजा। नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले मंगल तक के लिए आपके मेज़बान मोहम्मद अमजद अली को और रूबी चैनल की तमाम टीम को इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। वो हम सफर था